हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा 12वीं में अंतरा अपनी बुक से पाठ 2 गद्य खंड में जिसका नाम है सुमरिनी के मन के, उसका अध्ययन करेंगे। बेटा सुमरिनी के मन के जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 लघु निबंधों के माध्यम से व्यक्त किया है। इन 3 लघु निबंधों में लेखक ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अलग अलग वृत्तांतों के माध्यम से जीवन की मूल समस्याओं की ओर इशारा किया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिनका जन्म जयपुर में नई बस्ती में हुआ, इन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञाता माना जाता है। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, पंजाबी, राजस्थानी, हिंदी, संस्कृत आदि कितनी ही भाषाओं का ज्ञान था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बेटा इनके बारे में माना जाता है कि इनकी प्रसिद्ध कहानी जो थी वो थी उसने कहा था इनके जीवन की सबसे फेमस कहानी है। इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया, कई वर्षों तक इन्होंने ये अध्यापन से जुड़े रहे। इनका प्रिय विषय जो है वो इतिहास और पुरातत्व रहा है, यानी पुरातत्व से संबंधित भी इन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं लिखने की कोशिश की है। सुमरिनी के मन के इनकी फेमस रचना है। बेटा इनका जन्म जो है वो 1883 में हुआ था और निधन जो है 1922 में हुआ था। ठीक है बेटा, अपने अंतिम दिनों में बाद में ये कुछ समय के लिए हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य के पद पर भी रहे। अध्यापन इनका मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ 3 लघु निबंधों में से सबसे पहला इनका लघु निबंध है जिसका नाम है बालक बच गया। इस लघु निबंध के माध्यम से लेखक ने शिक्षा को बच्चे की जरूरत बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने कहा है कि सहज पके सो मीठो होए। इसका मतलब क्या है? शिक्षा के लिए बच्चों में रुचि पैदा करनी चाहिए, ना कि उनको जबरदस्ती या किसी तरह से रटने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। लेखक ने इसी को ही व्यक्त करने की कोशिश की है। लेखक कहते हैं कि प्रधानाचार्य का 8 वर्ष का बालक था, क्योंकि लेखक एक सभा में आमंत्रित थे। वह सभा विद्यालय के वार्षिकोत्सव की थी जिसमें लेखक को भी निमंत्रण मिला था। लेखक कहते हैं कि प्रधानाचार्य का 8 वर्ष का बच्चा था जो कि बड़ा होशियार था। लोग उससे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे और वह सभी के प्रश्नों का जवाब लगातार दिए जा रहा था, चाहे वो ग्रह संबंधी हो, नक्षत्र संबंधी हो, रस संबंधी हो, गुण संबंधी हो, लक्षण संबंधी हो, या फिर हेनरी के, इंग्लैंड के राजा हेनरी के रानियों के संबंधी हो, या फिर पेशवाओं के शासनकाल संबंधी हो। हर प्रकार के प्रश्नों का वह लड़का बेहतर तरीके से जवाब दिए जा रहा था। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेखक खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी तारीफों के पुल बंध रहे थे। लेखक सोच रहा था उसके बारे में ही कि बच्चा जो है वो कितना ज़्यादा रटन क्षमता है बच्चे की। बच्चा गर्दन को नीचे झुकाए हुए, सिर नीचे किए हुए लगातार सबके प्रश्नों के जवाब दिए जा रहा था। तभी उससे पूछा गया कि वह क्या करेगा। उसने यथासंभव रटा हुआ उत्तर ही दिया कि वह लोक सेवा करेगा। ऐसे में एक बूढ़े बुजुर्ग ने बीच में से निकलते हुए बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा मांग क्या मांगेगा इनाम के तौर पर। वह उसकी प्रतिभा से बड़े ही प्रभावित थे। बच्चे से जब इनाम के लिए मांगा गया तो बच्चा कुछ समय के लिए सोचने लगा, सोच में पड़ गया और सोचते हुए उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तभी अचानक से उसके मुंह से शब्द फूटे लड्डू, क्योंकि लेखक कह रहे थे कि सभी सोच रहे थे कि वो कुछ ना कुछ बेहतर मांगेगा। प्रधानाचार्य और पिता सोच रहे थे, जो बाकी लोग थे वो सब सोच रहे थे कि वह किताबें मांगेगा, वह कोई ज्ञान संबंधी बातें करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसने लड्डू मांगे। लेखक कहते हैं कि बच्चे की यह स्वाभाविकता जो थी वह उसमें विद्यमान देखकर लेखक को कुछ राहत मिली, कुछ संतुष्टि की सांस आई कि बच्चा जो है वो अभी पूरी तरह से लोगों के बहकावे में नहीं आया है, अर्थात दूसरों के हाथों कठपुतली नहीं बनाया। अभी भी बच्चे के अंदर कुछ बाल मनोभाव अभिव्यक्त हैं, अर्थात वो अभी मौजूद है। बच्चे की अभी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है वो अभी शेष है, वह मिटी नहीं है बल्कि वह अभी मौजूद है। इसलिए लेखक ने बालक बच गया एक छोटे से लघु निबंध के माध्यम से बताया है कि शिक्षा जो है वह रटने से नहीं बल्कि रुचि से आती है, अर्थात उसमें रुचि होनी चाहिए। बच्चे के अंदर शिक्षा के लिए रुचि पैदा करनी चाहिए कि ना कि रटन क्षमता को ज़बरदस्ती बच्चे को यानी उम्र से पहले ही इतना ज़्यादा ज्ञान या ज़्यादा जानकारी दी जाए कि बच्चा जो है वह अपनी सहज मनोवृत्ति से
अलग हो जाए। इन्हीं की दूसरा जो छोटा सा लघु निबंध है वो है घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे लेखक इस छोटे से निबंध के माध्यम से बताना चाहते हैं कि समय के साथ साथ हर चीज़ का रहस्य जो है वह जानने की उत्सुकता लोगों में रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वे कहते हैं घड़ी बताती तो समय है और लोगों को समय देखना आता है। कुछ लोगों को समय देखना आता है, कुछ लोग दूसरों से पूछ लेते हैं, लेकिन वो घड़ी के पुर्जे के दृष्टांत के माध्यम से जीवन की सच्चाई को भी व्यक्त करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को उसके रहस्यों के बारे में नहीं पता होता, केवल और केवल कुछ लोग ही हैं जो उसके रहस्यों के बारे में जानते हैं। इसका तात्पर्य वो यह बताना चाहते हैं कि घड़ी बताती तो समय है और देखने वाले व्यक्ति को समय देखना भी आता है। जिनको नहीं आता वो पूछ भी लेते हैं। कई बार हम घड़ी को खोलने की कोशिश भी करते हैं, उसके पुर्जे भी खोलते हैं, उसको अंदर तक देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह हमारा काम नहीं है। क्योंकि हम अगर घड़ी देखते हैं तो क्योंकि हर व्यक्ति का अपना काम होता है। लेखक कहना चाहते हैं कि घड़ी साज का काम है घड़ी को ठीक करना। घड़ी के पुर्जों की बारीकी को केवल वही समझ सकता है। ठीक ऐसे ही धर्मोपदेश, धर्म संबंधी बातों के रहस्यों को जानना भी केवल और केवल धर्माचार्यों का ही काम है। यानी वेदों के और धर्मों के रहस्यों को केवल और केवल वही समझ सकते हैं। समझ है बेटा? लेखक कहना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो समाज में अंधविश्वासी भी बहुत हैं। बहुत से लोग हैं जो अंधविश्वासी हैं और जो बिना रहस्यों को जाने ही उन पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन जैसे घड़ी को खोलना, समझ है बेटा, सीखा जा सकता है, ऐसे ही धर्मोपदेश के रहस्यों को भी जानने की कोशिश करें तो उन्हें सीखा जा सकता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सीखने सिखाने से आ भी जाते हैं। लेखक कहते हैं यदि हमारे खुद की घड़ी में समय में आधी रात के 12 बजे हैं और पड़ोसी घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं, तो ऐसे में हमें अपनी घड़ी को खोलते हैं और अपनी घड़ी को देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई उसका पुर्जा ठीक गलत समय तो नहीं बता रहा है, कोई गलत तो नहीं है। लेखक यह भी व्यक्त करना चाहते हैं, हाँ, अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो इसका मतलब क्या है, हमें दूसरों पर भरोसा भी आंख मूंद कर नहीं कर लेना चाहिए या अपने आप को ही ठीक नहीं मान लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें सही समय का ज्ञान करने के लिए बाहरी परिवेश को भी देखना चाहिए। समझ आया बेटा? लेखक इस छोटे से दृष्टांत के माध्यम से जीवन की सच्चाई को व्यक्त करना चाहते हैं। जीवन की सच्चाई की ओर लेखक का इशारा है। वे बताना चाहते हैं कि जीवन में दृष्टांत भी ऐसे ही होते हैं कि हमें सदैव अपने दृष्टांतों को ही महत्व नहीं देना चाहिए या दूसरों के दृष्टांतों पर ही भरोसा नहीं करने लेना चाहिए आंख बंद करके, अपितु सच्चाई को परखना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें रहस्यों को, जैसे घड़ी के पुर्जों को देखा जाता है, लेकिन उसे देखने के लिए देखने की नज़र होनी चाहिए, उसे सीखना चाहिए, समय के साथ समझना चाहिए। ठीक ऐसे ही हमें भी इन रहस्यों को जानने का प्रयास करना चाहिए। लेखक ने एक तीसरे लघु निबंध के माध्यम से भी यही व्यक्त करना चाहा है। ढेले चुन लो, ये छोटा सा लघु निबंध है बेटा लेखक का, जिसमें लेखक ने व्यक्त करा है कि परंपराओं में, आधुनिक इतिहास में, हमारे प्राचीन इतिहास में कैसे ढेलों के माध्यम से लोग जो थे वो बुद्धिमत्ता का अनुमान लगा लेते थे। शेक्सपियर के नाटक के माध्यम से भी उन्होंने यही व्यक्त करना चाहा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें पोर्शिया जो है वह कैसे विवाह के लिए वर चुनती है। ठीक ऐसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अपने प्रसिद्ध नाटक दुर्लभ बंधु में भी इसी प्रकार से ढेले के माध्यम, इसी प्रकार के वैदिक विवाह का वर्णन किया है। हिंदुओं में इस प्रकार के वैदिक विवाह देखने को मिलते हैं। ये अंधविश्वास हैं। कैसे अंधविश्वास में हम पत्थरों पर भरोसा करके अपना फ्यूचर जो है, अपना भविष्य जो है, उनके हाथों की कठपुतली समझ लेते हैं। लेखक ने भी ऐसा ही किया है। लेखक यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि ढेले जो थे उनके हिसाब से पहले वेदों के समय में, वैदिक काल में विवाह होते थे। वो लड़की के सामने ढेले रख दिए जाते थे। ये 7, 5, 4 अलग अलग होते थे, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग विश्वास मत के हिसाब से होते थे, जिसमें लड़कियां जो थी वो उन ढेलों को उठाकर ही वर का चुनाव करती थी। लड़का आता था, वर आता था और ढेले उसके सम्मुख रख दी जाती। ये ढेले यज्ञ के, शमशान के, खेत के और तरह तरह की मिट्टी के, ठीक है बेटा, ये ढेले होते थे, जिनमें से लड़की जिस तरह का ढेला चुनती थी उसी तरह से उसके ढेले के हिसाब से उसकी बुद्धिमानी का परिचय मिलता था।
यज्ञ की पवित्र अग्नि का, यज्ञ की पवित्र भूमि का ढेला चुनने पर ही विवाह होता था, संपन्न होता था। कई गोत्रों में, गृह सूत्रों में भी इस प्रकार के विवाह जो थे संपन्न कराए जाते थे। ठीक है बेटा, लेखक यह भी बताते हैं कि ढेलों के हिसाब से ही विवाह की प्रणाली जो थी, क्या इन पर भरोसा कर लेना ठीक था? क्या यह सब ठीक था? लेखक इसके माध्यम से व्यंग्य भी कर रहे हैं। अगर इस पर भरोसा कर लेना ठीक था, यानी हमारा फ्यूचर अगर इन्हीं पर है, तो इसीलिए शायद आज लोग शनिचर, बृहस्पति और ना जाने कितने ही ग्रहों पर अपना भविष्य जो है वह दांव पर लगाए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि यह भी तो केवल और केवल पत्थरों के पिंड हैं, और पिंडों पर हम अपना अंधविश्वास किए हुए हैं। इतना अंधविश्वास हमारा है कि हम इन पिंडों की गति के आधार पर ही अपना भविष्य इन्हें सौंप देते हैं। ठीक है बेटा, लेखक इसी के माध्यम से अंधविश्वासों पर कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं कि समाज में कितने ही ऐसे अंधविश्वास मौजूद हैं। ओके, लेखक कहते हैं अगर वो ठीक था तो आज का पैसा अच्छा है कल के मोर से। अगर वो ठीक था तो आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से। इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि भले ही हमारा इतिहास कितना भी स्वर्णिम क्यों ना रहा हो, लेकिन वर्तमान हमारा ज़्यादा बेहतर है। भले ही उसमें कितनी ही चुनौतियाँ क्यों ना हो, लेकिन कम से कम वो चुनौतियाँ हमारी अपनी देखी हुई तो हैं। समझ आया बेटा? कम से कम वो पैसा जो आज है वो कम से कम हमारा समझ से तो है, अर्थात हमारा अपना तो है, उस पर हम भरोसा तो कर सकते हैं। लेकिन इतिहास में कितना भी कुछ क्यों ना रहा हो, कितना भी स्वर्णिम क्यों ना रहा हो, उस इतिहास पर हम भरोसा नहीं कर सकते जिसमें काफ़ी कुछ अंधविश्वास मौजूद था। अर्थात उन अंधविश्वासों को हम आज लेकर नहीं चल सकते। शायद इसीलिए कबीर ने भी कहा है, क्या कहा है, वो क्या कहते हैं अपनी अंतिम पंक्ति में? वो कहते हैं कि लोग जो है वो पत्थरों को पूजते हैं। अगर पत्थरों को पूजने से परमात्मा मिल जाते हैं तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं बड़े बड़े पहाड़ों को पूज लूँ। लेकिन इससे तो अच्छी चाकी, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार, कि इससे तो चक्की ही अच्छी है। समझ आया बेटा? क्योंकि चक्की में भी तो पत्थर होते हैं, पर उन पत्थरों की तो कोई पूजा नहीं करता। लेकिन क्यों हम पत्थरों की पूजा करने के लिए बड़े बड़े तीर्थों पर, बड़े बड़े स्थलों पर जाते हैं? ठीक है बेटा, ऐसे में हम पहाड़ों की पूजा करने से हमें परमात्मा नहीं मिलेंगे। अगर पूजा करनी है तो उन पत्थरों की भी करो जो चक्की में लगे होते हैं, वो तो सारे संसार को पीस कर खिलाते हैं, लेकिन उनकी तो कोई पूजा नहीं करता। इसका मतलब यही है, कभी यही लेखक उसके माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि ऐसे अंधविश्वास हमें नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अंधविश्वासों से हमें दूसरे का भविष्य, या अंधविश्वास से हम अपने भविष्य के साथ नहीं खेल सकते। धन्यवाद बेटा।